वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। आज की कहानी आलिया की है। आलिया एक बहुत ही होनहार बच्ची है जो कि अपनी पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आई और उसके बाद अपने घर की जिम्मेदारियों के लिए वो जॉब करने लगी। आलिया एक ज्वेलरी शॉप में काम करती थी। उसे शुरू से ही ज्वेलरी में काफ़ी इंटरेस्ट था। एक दिन की बात है, छुट्टी मिलने के कारण आलिया प्लान करती है कि वो इस बार छुट्टियों में अपनी नानी के घर ज़रूर जाएगी। वो अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी, अब मुझे थोड़ी लंबी छुट्टी मिली है जॉब से। मैं सोच रही हूँ नानी के घर हो आऊँ, काफ़ी दिन हो गई है। आलिया की अम्मी उससे कहती हैं, हाँ बेटा जाओ, तुम नानी के घर हो आओ। आलिया खुशी खुशी अपना सामान पैक करती है और खुशी खुशी अपनी नानी के घर के लिए निकल जाती है। ट्रेन दोपहर की रहती है। उसने पहले ही अपने मामू को इन्फॉर्म कर दिया रहता है स्टेशन पे आने के लिए। दूसरे दिन ट्रेन से उतर के उसके मामू स्टेशन पे उसे लेने के लिए आ जाते हैं और वो खुशी खुशी अपनी नानी के पास मिलने चली जाती है। एक दो दिन गुजरने के बाद एक दिन आलिया अपनी नानी के कमरे में जब जाती है तब वो देखती है कि उसकी नानी अपने संदूक से कुछ निकाल कर देख रही होती हैं। तभी आलिया उनसे पूछती है, नानी ये क्या है, ये आप क्या देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा, मेरे पुराने जेवर हैं, वही देख रही थी। पुराने जेवर मुझे भी दिखाइए, आपको तो पता है मुझे जेवरों का भी बहुत शौक़ है। हाँ हाँ, ये देखो, ये मेरी शादी की जेवर है। अब मैं सोच रही हूँ मेरी उम्र हो गई है तो मैं अपने बच्चों में इन सबको बांट दूँ। तभी नानी एक चमड़े की पोटली में लिपटा हुआ एक जेवर निकाल कर वहाँ रखती हैं और आलिया देखती है उसे खोलकर और पूछती है, वाह नानी, इसकी डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। मैंने कभी ऐसा जेवर नहीं देखा। लगता है आपके पापा ने आपको बहुत अच्छे ज्वेलर से बनवा करके दिया है ये जेवर। नानी मुस्कुराने लगती हैं और वो कहती हैं, चलो मैं तुम्हें आज इस जेवर की कहानी सुनाती हूँ। तो आइए सुनते हैं ये जेवर की कहानी आलिया की नानी की ज़ुबानी। मेरा नाम सोफ़िया है और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। मेरी भी शादी करीबन 16-17 साल की उम्र में हो गई थी। मैं खुशी खुशी अपने शौहर के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। शादी के 2 साल के बाद मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी पैदा हुई। मेरी बेटी अपने घरों में सबके आंखों की तारा थी। ऐसी बात नहीं है कि उस घर में बच्चे नहीं थे, बच्चे थे, लेकिन वो सारे बच्चे लड़के थे। मेरी बेटी एक लौती थी उस घर में, इसीलिए वो सबकी दुलारी थी। एक वक्त की बात है जब मैं अपनी बच्ची को अपने शौहर के साथ लेकर अपने मैके जा रही थी। तब मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए मैके हो आऊँ। हाँ हाँ बेटा जाओ, तुम मैके घूम आओ। उस वक्त मेरी बच्ची की तबीयत कुछ ठीक भी नहीं थी। उसे बुखार था और शायद मौसम की ख़राबी की वजह से, जैसे कि अक्सर बच्चों को होता है, सर्दी खांसी। उसी हालत में मैं अपने शौहर के साथ अपनी अम्मी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। शाम का वक्त था, ट्रेन का टाइम भी शाम का ही था। हम खुशी खुशी ट्रेन पर रवाना हुए। ट्रेन में रात का वक्त हो चुका था और मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसके चिड़चिड़ाहट की वजह से वो रोई जा रही थी। मेरे शौहर ने भी काफ़ी उसे बहलाया फुसलाया, लेकिन वो चुप बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने उसे जैसे तैसे करके सुला दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी की वजह से अगल बगल के बोगी में किसी को भी परेशानी होने लगे। थोड़ी देर के बाद रात काफ़ी हो गई थी और फिर मेरी बेटी अचानक से रो कर के उठ गई। मैं उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त तो मेरे शौहर भी सो गए थे और मैं बिल्कुल अकेली थी उसे संभालने के लिए। मैं नहीं चाह रही थी कि अगल बगल वालों को उसके वजह से कोई डिस्टर्बेंस हो। मैं अपनी बेटी को लेकर बाथरूम के तरफ चली गई ट्रेन में और मैं उसे चुप कराने के लिए गेट के पास खड़ी हो गई और उसे बाहर दिखाकर बहला फुसला रही थी। लेकिन मुसलसल मेरी बेटी रोए जा रही थी, वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैंने बात बात में उससे कह दिया, चुप हो जाओ, वरना यहाँ पे जिन रहते हैं, वो तुम्हें आकर ले जाएंगे। लेकिन वो बच्ची थी, वो कहाँ समझने वाली। वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी और मैं उससे कहती रही, अरे जिन, आओ मेरी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाओ। बस ये कहना ही था मेरे लिए।
अचानक से मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई सामने से आकर एक बड़ा सा झपट मेरे ऊपर मारते हुए मेरी बेटी को मेरे हाथ से छीन कर ले गया। मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने गायब हो गई। ये मंज़र देखकर मैं वहाँ चीख मार कर गिर पड़ी। तभी बोगी के सारे लोग और मेरे शौहर वहाँ पहुँचे। मैं बेहोश हो चुकी थी। उन लोगों ने मेरे चेहरे पे पानी डालकर मुझे होश में लाने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद जब मुझे होश आई तो मैं रोना शुरू कर दी। मेरी बच्ची कहाँ है? मुझे ला कर दो। मेरे शौहर भी रोने लगे और कहने लगे, बताओ मरियम कहाँ है? बताओ, क्या वो तुम्हारे हाथ से गलती से गिर गई ट्रेन से? तब मैंने कहा, नहीं, वो गलती से नहीं गिरी है। मैं उसे चुप कराने के लिए दरवाजे पर खड़ी थी और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ मेरे सामने आई और उसे छीन कर मेरे हाथ से ले गई। इस बात का कोई यकीन कर ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। सबको यही लग रहा था कि शायद गलती से बच्ची गिर गई है और माँ डर गई है तो वो बता नहीं रही है। लेकिन उसके शौहर को भी उस पर यकीन नहीं था। लेकिन ये सारी बात पूरे बॉगी में फैल गई थी और उसी वक्त उस बॉगी में एक बाबा भी मौजूद थे। सिर्फ बाबा को ही सोफ़िया पर यकीन था और वो जानते थे कि सोफ़िया के साथ क्या घटना घटी है। वो बाबा चलकर सोफ़िया के पास आते हैं और वो सोफ़िया से कहते हैं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मुझे पता है कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है। तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। सोफ़िया के शौहर बाबा की तरफ देखते हुए पूछते हैं, आप कौन हैं और आपको ये सब चीज़ कैसे पता? बेटा, मैं भी इसी बोगी पे था और उड़ते उड़ते ये बात मेरी भी कानों में आई, लेकिन मुझे पता है तुम्हारी बच्ची कहाँ है। तुम घबराओ मत। बस ये ट्रेन को किसी तरीके से रोकना पड़ेगा और हमें पीछे उसी जगह पे जाना होगा जहाँ आपकी बच्ची गायब हुई है। तभी किसी भले इंसान ने ट्रेन की चेन खींची और ट्रेन को रोक दिया गया। ड्राइवर से बात करके ट्रेन को वापस रिवर्स लिया गया। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं था, बस ट्रेन थोड़ी ही आगे बढ़ी थी। लेकिन सोफ़िया मुसलसल रोई जा रही थी अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि एक माँ ही जानती है अगर उसकी बच्ची उससे छीन जाए तो। थोड़ी देर में वो लोग उसी जगह पहुँचे जहाँ ट्रेन रुकी हुई थी। ड्राइवर के हिसाब से उसे वही जगह लग रहा था। वहाँ पे उतरने के बाद वो इलाका पूरा जंगल का था। सोफ़िया, उसके शौहर और बाबा उस जंगल से होते हुए थोड़ी दूर गए। वहाँ पर उन्हें एक छोटा सा गांव दिखा और गांव में एक मकान दिखा, जहाँ बाबा वहाँ पे जाकर कहते हैं कि क्या आप लोग हमें आज रात रुकने की इजाज़त देंगे यहाँ पे? बाबा बहुत पहुँचे हुए फ़कीर थे और उनकी जान पहचान दूर दूर तक उस इलाके में काफ़ी थी, जिसकी वजह से उस मकान मालिक उन लोगों को वहाँ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनकी बहुत अच्छा से खातिरदारी की जाती है। वो लोग सोफ़िया, उसके शौहर और बाबा के लिए दस्तरखान लगाते हैं। लेकिन सोफ़िया अपने बच्चे के लिए मुसलसल रोई जा रही थी। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बाद थोड़ा सा खाना खाती है सोफ़िया और जैसे भी हालत हो नींद तो हावी हो ही जाती है और थोड़ी देर के बाद सारे सो जाते हैं। आधी रात को सबके सो जाने के बाद उस दरख्त के पास बाबा बैठकर कुछ वजीफ़ा पढ़ते हैं और ये वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते उन्हें काफ़ी देर हो जाती है। जब सुबह होती है, सोफ़िया अचानक से उठती है और कहती है, मेरी बच्ची कहाँ है? वो रोकर उस घर से बाहर निकलती है। तभी वो आंगन में देखती है कि उसके शौहर हंसते हुए उसके पास आ रहे हैं। वो अपने शौहर से पूछती है, क्या हुआ? हमारी बच्ची मिल गई क्या? आप हंस रहे हैं जो? तभी सोफ़िया का शौहर उससे कहते हैं कि तुम घबराओ मत। बाबा ने कहा है कि कुछ लोग हमारी बच्ची को लेकर आ रहे हैं थोड़ी देर में, और बाबा ने ये भी कहा है कि जब वो लोग आएंगे तो उनसे कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा। सोफ़िया ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और दरवाज़े पे खड़ी अपनी बच्ची का इंतज़ार करती है। दरवाज़े पे काफ़ी देर तक वो खड़ी रहती है। तभी उसे दूर से कुछ 4-5 लोग आते हुए दिखते हैं। वो लोग इतने लंबे रहते हैं मानो कि जैसे 7-8 फीट हाइट हो उनकी, और वो एक सफ़ेद लिबास पहने हुए रहते हैं। 2 की काली दाढ़ी रहती है और एक की सादी, और देखने में नहायत ही खूबसूरत। वो दूर से आ रहे थे करीब, लेकिन दूर से ही इतनी बेहतरीन खुशबू आ रही थी। हर जगह खुशबू फैल चुका था। तभी सोफ़िया घर के अंदर आती है और अपने शौहर से कहती है, कुछ लोग तो आ रहे हैं लेकिन उनके हाथ में हमारी बच्ची नहीं है। वो घबरा जाती है। तभी बाबा सोफ़िया से कहते हैं, बेटा आप अंदर जाओ, मैं आपको बुला लूँगा और आप घबराओ मत, आपकी बच्ची आपको वापस मिल जाएगी। वो लोग जब घर के अंदर आते हैं
तब बाबा उनसे मुसाफा करते हुए कहते हैं कि मैंने आपसे जो कहा है आप अपना वादा पूरा कीजिए। वो लोग कहते हैं कि देखिए, गलती हमारी है, हमें लगा कि ये हमें कह रही हैं कि इस बच्ची को ले जाओ, शायद उनको इस बच्ची की ज़रूरत नहीं है, तभी हम उस बच्ची को उठा कर के ले गए। लेकिन आप जब हमसे बात किए और आपने हमें जब सब समझाया, तब हमें समझ में आ गया गलती हमारी ही है। आप घबराइए मत, हम आपकी बच्ची को वापस कर रहे हैं। ये कहते ही सूफिया बाहर आती है और उनसे रो रो के हाथ जोड़कर कहती है, मुझे मेरी बच्ची वापस कर दीजिए। तभी बाबा उससे कहते हैं, बेटा तुम घबराओ मत, ये लोग तुम्हारी बच्ची को वापस करने के लिए ही आए हैं। अब तुम एक काम करो, तुम अपनी आंखें बंद करो। तभी सूफिया और उसके शौहर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और थोड़ी ही देर के बाद एक छोटा सा बैग उनके हाथ में आ जाता है और उस बैग के अंदर सूफिया की बच्ची रहती है। सूफिया अपनी आँख खोलती है, अपने सामने अपनी बच्ची को देख के वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के रहते हैं और वो उनसे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को वापस कर दिया। वो लोग जो बच्ची को वापस करने आए थे, वो एक चमड़े की थैली वो सूफिया की बच्ची के लिए देते हैं और कहते हैं, हमारी तरफ से ये आपकी बच्ची के लिए तोहफ़ा होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस थैले के अंदर क्या है। वो लोग वहाँ से मुस्कुराते हुए और बाबा से मुसाफा करते हुए वापस चले जाते हैं। तभी बाबा उनसे कहते हैं, आपको पता है कि ये लोग कौन थे? सूफिया और उसके शौहर बाबा को देखते हुए कहते हैं, नहीं बाबा, हमें नहीं पता ये कौन थे, लेकिन जो भी थे अल्लाह के फ़रिश्ते थे जिन्होंने हमारी बच्ची को वापस कर दिया और अल्लाह ने आपको भी हमारी मदद करने के लिए एक फ़रिश्ता बनाकर भेजा है। अगर आज आप हमारी मदद नहीं करते तो शायद हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिलती। तभी पापा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है, लेकिन आपको पता है ये लोग कौन थे? ये जिन थे। जिन थे? जी हाँ। जिस जगह आपकी बच्ची को ये उठा कर ले गए थे, वहाँ एक दरख्त था, उन्हीं पर इनका बसेरा था। जिस वक्त सूफिया ने अपने मुंह से निकाला कि आज जिन मेरी बच्ची को लेकर चले जा, वो उसी वक्त आए और इस बच्ची को उठा कर के लेके चले गए। लेकिन उनको भी ये नहीं पता था कि ये सिर्फ़ एक उस बच्ची को डराने के लिए कह रही थी। आज वो उनकी बच्ची को वापस कर गए, बस आप अल्लाह का शुक्र करिए। ये कह कर के वो लोग खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो अपनी सारी मंज़र अपने घर वालों को बताते हैं। तभी सोफ़िया जब अपने कमरे में जाती है तो उसकी नज़र उस थैली पर पड़ती है और वो थैली जब खोलती है तो उसकी आँख चकाचौंध रह जाती है। इतनी खूबसूरत ज़ेवर उन्होंने मेरी बच्ची को तोहफ़ा में दिया है, मैं अब इसे हमेशा के लिए संभाल कर रखूँगी। तो ये वही थैली है जिसे आलिया की नानी आलिया को दिखाती हैं और ये कहानी आलिया की मम्मी की ही थी। तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमें किसी भी वक्त किसी भी चीज़ के बारे में उल्टा पुल्टा नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं आपके अगल बगल क्या चीज़ मौजूद रहती है या आपकी कौन सी बात कब कबूल हो जाए, कोई नहीं जानता।